हेलो। सो आज जीओसी का दूसरा लेक्चर, ये भी स्टिल इंडक्टिव इफेक्ट पे ही है। आई नो मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, बट मैंने ऑलमोस्ट भी कहा था, तो मैंने और क्वेश्चन छाटे हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, एक बात और, फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना क्योंकि उसमें आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज दिखा रखी है, एसिडिक की अलग से सीरीज दिखा रखी है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट पार्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको एक बार देख लेना। ओके, तो पहला टू कंपेयर या लिख लो डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, और एक अलग से एसिडिक सीरीज भी लिखवाई है। बट जो आज कराएंगे ना, इसमें थोड़े और न्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। पहले तो सिंपल वाला ही कर लेते हैं। ये वाला तो आपने फर्स्ट पार्ट में भी, अगर जिसने अच्छी तरह से किया होगा वो कर देगा आराम से। CH3 CH2 COOH CH2 डबल बॉन्ड CH COOH CH और ट्रिपल बॉन्ड COOH। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में निकालना है, किसी एसिड के बारे में निकालना है कि वो कितना अच्छा एसिड है, कितना बेटर एसिड है, तो एक पॉइंट याद रख लो, एसिड कंजुगेट बेस प्लस H प्लस। जैसे HA एसिड ले लो, A माइनस प्लस H प्लस, ये एसिड हो गया, ये कंजुगेट बेस हो गया। अब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कंजुगेट बेस की, ठीक है, उतना ही बेटर क्या होगा, एसिड होगा। ये पॉइंट याद रख लो। ये पॉइंट से क्या मतलब है कि जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ही बेटर एसिड होगा। क्यों? जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना उसकी फॉर्मेशन होगी अच्छी तरह से, और उसकी फॉर्मेशन अच्छी तरह से कब होगी, जब वो प्रोटॉन लूज करेगा। प्रोटॉन लूज कौन करेगा? एसिड। और प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? एसिडिक टेंडेंसी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, जितना स्टेबल कंजुगेट बेस उतना बेटर एसिड। ठीक है, अब एसिडिक के स्ट्रेंथ निकाले, अब यहाँ पर कंजुगेट बेस बनाओ। प्रोटॉन लूज किया, कंजुगेट बेस बन गया। ठीक है, ये कार्बन हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज। यहाँ पर होता है 50% एस कैरेक्टर, और यहाँ पर होता है अराउंड 33.3% एस कैरेक्टर, और यहाँ पर होता है 25% एस कैरेक्टर। ठीक है, अब एक पॉइंट हो याद रख लो, जितना एस कैरेक्टर होता है ना उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज होता है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, फिर इसकी, मतलब इस तरह से ट्रेंड आया। सबसे ज्यादा उसकी है ना, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। ये ट्रेंड आया हमारे पास, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, तो ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। क्या खींचेगा? जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे। अब कोई भी चीज है ना, वो न्यूट्रल होने के लिए रहती, मतलब न्यूट्रल में ज्यादा स्टेबल रहती है। जैसे तुम ये समझ लो Na+ है, वो Na+ नहीं रहेगा अकेला, वो अपने आप को सोल्ट में कन्वर्ट करेगा कैसे भी करके। जैसे NaCl, मतलब किसी ना किसी कंपाउंड में रहेगा जहां पर वो न्यूट्रल हो जाए, उसका चार्ज क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि ये इन्हें इस जो चार्ज है ऑक्सीजन पर, इसको डीलोकलाइज करना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये खींचेगा अपनी तरफ, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ज्यादा कौन खींचेगा? ये वाला खींचेगा। ठीक है, फिर थोड़ा कम ये खींचेगा। ये तो बिल्कुल, ये तो क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ये प्लस साइन इफेक्ट शो करते हैं, ये तो बल्कि ऑक्सीजन पे क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये प्लस साइन इफेक्ट क्यों देते हैं? जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, ये हमने डिस्कस कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर
ये ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर ये हुआ, और ये तो बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन पर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि उसको न्यूट्रल बना रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑर्डर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया। इसको दे देते ए बी सी। तो हमारे पास एसिडिक ऑर्डर क्या आ गया? सी बी ए। समझ गए ना? अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। ये वाला तो अगर इंडक्टिव सीरीज भी देखो तो एल्काइन का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, फिर एल्कीन का, फिर जो एल्केन है, जो मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, वो तो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो सीरीज करा रखी है, यहाँ पर भी एक बार मैं लिखवाऊंगी, उसको देख लेना। ठीक है, अब जरा अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। पहले अलोंग द पीरियड देखो। अलोंग द पीरियड भी हमने फर्स्ट पार्ट में कर रखा है, बस इसमें डाउन द ग्रुप मुझे बताना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब अलोंग द पीरियड देखो, जैसे ये CH4 NH3 H2O HF। अब इसका कंजुगेट बेस बनाओ, CH3 माइनस NH2 माइनस HO माइनस F माइनस। अब यहाँ पे एक पॉइंट हो लिख लो, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखा रखा था। और अगर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। अब अलोंग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाऊं, जो माइनस प्लस आई सीरीज है वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे ही बेस्ड है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इसमें कम, फिर इसमें और कम, फिर इसमें और कम। ठीक है, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का अगर मैं कहूँ तो मेरे पास क्या ऑर्डर आएगा? F माइनस OH माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस। तो हमारे पास एसिडिक का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा? HF H2O अमोनिया CH4। ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। अब जरा डाउन द ग्रुप देखो, ये डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर अब देखो एक कंट्राडिक्शन आएगा। कंट्राडिक्शन क्या? एक्सप्लेनेशन है पूरी। दो पॉइंट अभी भी याद रखो कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल, और कंजुगेट बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही बेटर हमारा क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, डाउन 17th ग्रुप ले लेते हैं, इसके हाइड्राइड्स ले लेते हैं। ठीक है, कौन क्या हो गए? HF HCl HBr और HI। अब ये देखो कंजुगेट बेस बनाओ इनका पहले, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मतलब अगर हम जाएं अपवर्ड जाएं तो नेगेटिव चार्ज जो फ्लोरीन पे है वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इसमें और कम हो जाएगा, फिर इसमें और कम हो जाएगा, फिर इसमें और कम हो जाएगा। तो अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की ऑर्डर कहें तो ऑर्डर तो सिंपल यही आ रहा है, F माइनस, फिर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होता है उतना बेटर एसिड होता है। तो हमारे पास सिंपल ये वाला ऑर्डर आ गया, राइट। बट ये ऑर्डर ना हमारे पास गलत है। यहाँ पर ये पॉइंट कहना ठीक है, बट यहाँ पर एक पॉइंट हो जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है, वो आता है साइज का फैक्टर। ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट को इसमें मत अप्लाई करो। मतलब अप्लाई तो सोचना सारे पॉइंट से है, बट एक पॉइंट हो जाएगा जो डोमिनेट कर जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है? साइज का। अब देखो साइज किसका बड़ा होता जा रहा है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रख लो, मान लो ये दो बॉन्डेड एटम्स है जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर ये बड़ा होगा और ये भी बड़ा होगा तो ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे वो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये भी, इसका साइज भी स्मॉल होगा और इसका साइज भी स्मॉल होगा, जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तब भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। पर अगर ऐसा होगा कि इसका साइज बड़ा और इसका छोटा है तो बॉन्ड क्या बनेगा, वीक बनेगा। और ऐसा होगा कि इसका साइज बड़ा है और इसका छोटा है तब भी बॉन्ड हमारे पास वीक बनेगा। अब देखो HF में जो साइज है दोनों के कंपेरेबल है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर टाइप के हैं, ठीक है। जैसे जैसे डाउन ग्रुप जा रहे हैं ये हमारे हेलोजन के साइज बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर सब में H का साइज तो सेम ही है, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये जो बॉन्ड है वो मेरे पास वीक होता जा रहा है डाउन ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर क्या होगा, ये मतलब वो एनर्जी है जो वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में लगती है, ठीक है। तो हमारे पास HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि साइज कंपेरेबल है। डाउन ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड मेरे पास वीक होता जा रहा है, ठीक है, मतलब इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा ये इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी तो यहाँ पर क्या होगा, H जल्दी से आराम से निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देने से निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब H की निकलने को क्या कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं उसको। जहाँ पर H जल्दी से निकल जाएगा वो उतने बेटर एसिड हो जाएगा। तो अब हम एसिड का ऑर्डर करें तो क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, HI, HBr, HCl, HF, ये ऑर्डर आता है डाउन ग्रुप। समझ आ गया, वो चीज तो देखनी ही देखनी है, दो पॉइंट, बट यहाँ पर साइज का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये फैक्टर भी आने लग जाता है। अब चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन। आज का जो मेन टॉपिक है ना, ये दूसरी एप्लीकेशन पे ज्यादा है, इसमें बहुत नए नए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो डाइपोल मूवमेंट इनऑर्गेनिक के टाइम बता देता है पर कोई बताता नहीं है उसका रीजन इंडक्टिव इफेक्ट से आता है। जो अपना सेकंड एप्लीकेशन है ना, उससे पहले -I और +I सीरीज को मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ। वैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कर दी है पर वो जानना जरूरी है, ठीक है। एक बार वो कर देती हूँ, -Y सीरीज फटाफट लिख देती हूँ। NF3 माइनस NR3 सॉरी प्लस, क्या कर रही हूँ मैं, SR2 प्लस NH3 प्लस नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टर ग्रुप एल्कोसी ग्रुप एल्कोहल ग्रुप एल्काइन ग्रुप अमाइन, ये ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। बेंजीन एल्कीन ये डिफरेंस के लिए अब यहाँ से +I सीरीज स्टार्ट हो जाएगी हाइड्रोजन के बाद। अपना 2 डिग्री हो गया।
1 डिग्री मिथाइल। ये सीरीज थी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में करा रखी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे करा रखे हैं। अब इस सीरीज में एक बात याद रख लो, ये रेफरेंस के लिए, इसके बाद हमारे पास प्लस साइज सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा प्लस साइज इफेक्ट होगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन वो जो डोनेट करेंगे उतना ही, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हमारे पास दिखाते हैं, ठीक है। जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें देख लो कि एल्काइन था, उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा था एल्कीन से, और फिर हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप्स थे वो प्लस इफेक्ट दिखाते थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज करते थे, ठीक है। मतलब ये है कि सीरीज भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही बेस्ड है, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ये सीरीज बताना जरूरी था। To compare, determine acidic, इस एसिडिक स्ट्रेंथ के लिख रही हूँ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ डेथ बॉन्ड, और उतना ही ज्यादा म्यू होगा, डाइपोल मोमेंट होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उस बॉन्ड का। एक तरीका है ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्टेंट म्यू आएगा वो हमारे पास वेक्टर सम होगा ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड्स। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लो, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही कम कोस थीटा हो जाता है और उतना ही कम डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, जितना लेस थीटा होगा उतना ही कोस थीटा हमारे पास ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना। अब इस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन लिख लो पहले ही, टू कंपेयर दी डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अपनी जो सीरीज देखो मैंने लिखवाई है उसमें क्लोरीन का ज्यादा इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट है ना बेंजीन से, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है बेंजीन से, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो ये हुआ, ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, इसकी तरफ एरो कर रखे मैंने सीएल की तरफ, थीटा 60 डिग्री, यहाँ भी एरो सीएल की तरफ, सीएल की तरफ, देख लो ये एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सीएल की तरफ एंटी पैरेलल हो रहे हैं, थीटा 180 डिग्री। तो अगर मैं थीटा का ऑर्डर कहूँ तो पैरा का ज्यादा है, फिर मेटा का, फिर ऑर्थो का, तो कोस थीटा किसका ज्यादा होगा ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर कोस थीटा पैरा का, फिर म्यू किसका हुआ सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट ऑर्थो का हुआ सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। ये हमारे पास ऑर्डर आया, ठीक है। ये आया डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हो गया अपना मेटा वाला, ये हो गया पैरा। अपनी माइनस आई इफेक्ट देखो सीरीज,
बेंजीन का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। अब मिथाइल जो मिथाइल तो हमारे पास वैसे भी प्लस इफेक्ट देता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन का माइनस इफेक्ट है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरफ एरो किस तरफ जाएंगे, बेंजीन की तरफ। ठीक है, इसको और आगे लेके आओ। थीटा कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, बेंजीन की तरफ आगे लेके आओ। थीटा यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर बेंजीन की तरफ देखो, ये भी केस एंटी पैरेलल है। थीटा 180 डिग्री, यहाँ पर देखो थीटा भी पैरा का ज्यादा है, फिर मेटा का, फिर ऑर्थो का, फिर कोस थीटा ऑर्थो का ज्यादा हो गया, कोस थीटा फिर मेटा का, फिर पैरा का। अभी भी डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है, ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का, इसका भी ये ऑर्डर आएगा। अब एक क्वेश्चन देखो, हमेशा जरूरी नहीं है ऑर्थो का डायपोल मूवमेंट ज्यादा है। अब पहला और दूसरा एग्जाम्पल का कॉम्बिनेशन ले लिया हमने। ठीक है, बेंजीन की रिस्पेक्ट में Cl का ज्यादा माइनस इफेक्ट है, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेंजीन के रिस्पेक्ट में, और CH3 और बेंजीन के रिस्पेक्ट में बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। सीरीज देख लेना, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये वाला इस तरफ जाएगा, इसको और लाके आ गया तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, Cl की तरफ जाएंगे, ये CH बेंजीन की तरफ जाएगा, इसको और आगे लेके जाना। इसको थोड़ा सही से बना देती हूँ। बेंजीन की तरफ जाएंगे ना तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास अब 60 डिग्री, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, Cl की तरफ जाएंगे, यहाँ पर बेंजीन की तरफ जाएगा, पैरेलल हो गए, थीटा 0 डिग्री। अब थीटा किसका ज्यादा है, ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। तो कोस थीटा किसका ज्यादा हुआ, पैरा का, मेटा का, फिर ऑर्थो का। ठीक है, ये हुआ। तो म्यू अब इसका किसका ज्यादा हुआ, अब पैरा वाला का हुआ, फिर मेटा का, फिर ऑर्थो का। इस कारण डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगे और उनका माइनस आई मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट क्या है। ठीक है, अब सिसो ट्रांस वाले में भी देख लेते हैं एक बार। हमेशा ये पढ़ते आए होंगे कि ट्रांस का क्या होता है, डायपोल मूवमेंट जिससे कम होता है, ट्रांस का तो 0 ही हो जाता है, क्योंकि सेम ग्रुप्स कार्बन के जो डबल बॉन्ड है और उसके अक्रॉस अपोजिटिवली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये बात सही भी है पर जरूरी नहीं है हमेशा। ठीक है, अब एक केस देखोगे आप जहां पर ट्रांस का डायपोल मूवमेंट इसका ज्यादा होता है। पहले वही क्लोरीन वाले से करते हैं। सीरीज देखो, Cl का ज्यादा माइनस इफेक्ट देन डबल बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, H और एल्कीन के रिस्पेक्ट में एल्कीन का ज्यादा माइनस इफेक्ट। सेम डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री, ये हमारे पास सिस हो गया। ठीक है, ये इधर ट्रांस वाला देखो, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ अपोजिट है। थीटा तो 180 डिग्री आएगा और सेम ग्रुप अटैच्ड है अक्रॉस दी डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस ही है कि डायपोल मूवमेंट 0 आएगा। तब भी इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो थीटा सिस का कम है, थीटा ट्रांस का ज्यादा है, तो cos थीटा सिस का ज्यादा हुआ, cos थीटा ट्रांस से। तो म्यू अब किसका हुआ, सिस का ज्यादा हुआ, ट्रांस से। म्यू का तो जो इस केस में है 0 ही आएगा ट्रांस के बाद में। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं।
अब जब अपने माइनस आई सीरीज देखो, उसमें ये प्लस आई देगा था, ये माइनस आई इसकी तरफ होगा, और आप sp और s2 के हाइब्रिडाइज, सॉरी sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन, क्योंकि इसके पास ज्यादा s करेक्टर है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये वाला हो गया सिस्टम। ये अपोजिट जा रहा है, ये अपोजिट जा रहा है, ये अपोजिट जा तो रहा है, पर ये पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम एटम नहीं है, सेम तरह की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। तो थीटा लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, सिस वाले के केस में। और इस ट्रांस वाले के केस में देखो कि यहाँ पर इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ, ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल आउट कर जाएगा। थीटा पूरा कंप्लीट 180 डिग्री हो गया, म्यू 0 होगा। और अगर इस केस में भी देखो तो थीटा ट्रांस का ज्यादा है सिस के कंपैरिजन में, तो cos थीटा सिस का ज्यादा हो जाएगा cos थीटा ट्रांस के रेस्पेक्ट में, और म्यू अभी भी सिस का ज्यादा है ट्रांस के रेस्पेक्ट में। अब तीसरा वाला एग्जाम्पल देखो, जो इन पहले दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ये हो गया हमारे पास सिस, ये हो गया हमारे पास ट्रांस। Cl का माइनस आई पैक ज्यादा होता है एल्कीन से, इसकी तरफ जाएगा। एल्कीन का एल्काइल ग्रुप से, जो एल्केन से ज्यादा होता है माइनस आई, तो इस तरफ आएगा। ये इसके रेफरेंस में भी आप देख लेना। ठीक है, पहले यही देख लेते हैं। ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये पूरा अपोजिट नहीं होगा, और सेम वाला सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास 0 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पर ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ गया, इस तरफ में, तो कम्प्लीटली जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा मेरे पास 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं थीटा किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है ट्रांस के रेस्पेक्ट में, तो cos थीटा फिर किसका ज्यादा हो गया, ट्रांस का ज्यादा हो गया सिस के रेस्पेक्ट में, तो म्यू, इस बार देखो डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा हुआ है सिस से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा सिस का डाइपोल मोमेंट आए, डिपेंड करता है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इन कार्बन से। ठीक है, अब अपना जो दूसरा पॉइंट बताया था उस पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट यही बताया था ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। अब जरा पहले वाले में देखो, उसमें तो दोनों सेम ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा। ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसकी डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब उसमें पोल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब जब माइनस आई सीरीज देखो तो फ्लोरीन का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, फिर OH का, फिर होगा हमारे पास NH2 का। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसमें, अब माइनस आई सीरीज के अकॉर्डिंग देखो, इसमें ज्यादा, इसमें ये सब चीजें तो सेम ही है ना, CH3 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 सब में, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसको A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, D दे देते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में जा रहा है, D में, फिर C में, फिर B में, और फिर A में। A में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तुम देखो तो 0 ही है, उसका डाइपोल मूवमेंट तो आना ही 0 है। तो अगर मैं कहूँ डाइपोल मूवमेंट D का ज्यादा है, फिर C का
फिर बी का, फिर ए का, जो इस केस में 0 है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी वाली एप्लीकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र करा था फर्स्ट पार्ट में, पर अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा। तीसरी एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन या कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है, दो तरीके से देखोगे आप। एक तो वही है कि अपना बेस होगा, वो कंजुगेट एसिड बनाएगा, वो H माइनस को रिलीज करके। जितना ज्यादा कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ही मेरे पास बेटर बेस होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कंजुगेट स्टेबल हो, एसिड स्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो बनना चाहेगा। वो कब बनेगा? जब OH माइनस रिलीज होगा, और OH माइनस रिलीज की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? बेटर बेस की टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने अच्छी तरह से करता है। ठीक है, उसको भी हम बेस की टेंडेंसी कहते हैं। जैसे लुईस बेस देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी। जितनी ज्यादा होगी टेंडेंसी, उतनी ज्यादा क्या होगा, उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। अब पहले अमाइंस का हम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अब जरा इन गैसियस फेस में देख लो। देखो, गैसियस फेस में हमें सिंपल सी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर करना है। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये हमारे पास हो गया अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये वाले अल्काइल ग्रुप्स क्या है, मिथाइल ग्रुप्स क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं नाइट्रोजन पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं अब नाइट्रोजन पे, उसकी जो डेंसिटी थी नाइट्रोजन पे ज्यादा हो रही, तो वो उसको इजिली डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया आ रहा है। आपने अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा, कंजुगेट एसिड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। H ये प्लस हो गया, H बेस क्या होता है, प्रोटॉन ही तो एक्सेप्ट करते हैं ना, ये H ये प्लस हो गया। अब देखो, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना ये प्लस आई इफेक्ट, सॉरी मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है नाइट्रोजन पर, जो कंजुगेट एसिड पे, वो उसको क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेबल बन रहा है कंजुगेट एसिड इन सब के कंपैरिजन में, और उतना ही ज्यादा बेटर बेस होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। अब चलो एक्वस फेस में चलते हैं। ये तो पॉइंट याद रखना है, अभी मैं मिटा रही हूँ क्योंकि वो स्पेस ज्यादा लेगा। अब एक्वस सॉल्यूशन में देखो, एक्वस सॉल्यूशन में वही सेम 3 डिग्री वाले जो माइंस पे हम बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से थोड़ा स्मॉल करके बना रही हूँ, इस बार समझ लेना। ओहो, ये क्या कर रही हूँ, ये हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये हो गया अमोनिया। ठीक है, अब जरा इसमें देखो क्या सिस्टम है। एक्वा सॉल्यूशन में 3 इफेक्ट्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है, अकेला इंडक्टिव इफेक्ट नहीं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पहले देखा वही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर अमोनिया, वही सेम रीजन आ जाएगा। अच्छा, मैंने उसमें अमोनिया नहीं बताया था ना, मतलब वही ऑर्डर आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाएगा, वही कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेना, या वो देख लेना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होती है 3 डिग्री में, तो वो ज्यादा डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा इफेक्ट यही है स्टेरिक इफेक्ट। अब देखो यार, इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है ये वाला नाइट्रोजन, 3 बल्कि CH3 से गिरा हुआ है, तो इस पे एसिड बड़ी मुश्किल से अटैक करेगा। या ये कह सकते हैं कि अपना नाइट्रोजन जो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पे, वो बड़ी मुश्किल से डोमिनेट होगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या है इस केस में, किसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री उसमें 2 ही रह गए मिथाइल ग्रुप्स, 1 डिग्री में 1 ही मिथाइल ग्रुप, और इसमें तो है ही नहीं अमोनिया वाले केस में। तो इसके अकॉर्डिंग बेस का क्या ऑर्डर होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होगा? अमोनिया। क्यों? क्योंकि अब इसमें एसिड ज्यादा जल्दी से अटैक कर लेगा, अच्छी तरह से अटैक कर लेगा, इसमें मुश्किल होगी, इस कारण यही कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देगा, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब जरा देखो सोल्वेशन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है बताना। सोल्वेशन इफेक्ट से, अच्छा सोल्वेशन इफेक्ट से पहले ये देखो, पहले ये जरा 3 डिग्री वाला ही ले लेते हैं। मैं जरा CH3 को R से लिख रही हूँ, ठीक है, R3N। जब ये पानी में जाएगा तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है? R3N नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, पानी का HOH हो गया, ये इसको डोनेट कर देगा, ये अपने साथ बॉन्ड बना लेगा और OH माइनस निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे प्रोटोनेटेड हो रहा है? प्रोटोनेटेड मतलब गेन ऑफ H+। ठीक है, ये 3 डिग्री की बात हो गई। अब जरा 2 डिग्री में देखो, R2NH प्लस H2O, R2NH2 प्लस OH माइनस। अब जरा 1 डिग्री देखो, NH2 प्लस H2O, NH3 प्लस OH माइनस। और अमोनिया के केस में देख लो, प्लस H2O, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। अगर तुम देखो ये वही तो है ना, ये अपना कंजुगेट एसिड है ये सब, ठीक है, और ये अपने बेस की बात हो गई। ठीक है, अब कंसोलिडेशन इफेक्ट से ये मतलब है कि जितना ज्यादा ये जो हमारे पास कंजुगेट एसिड बने हैं, जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा ना, उतना ही बेटर बेस होगा। और ये क्या लॉजिक कह रहे, मतलब जितना ज्यादा ये सोल्यूबल होगा, मतलब पानी में उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल हो गया तो मतलब ये बेटर बेस है। ठीक है, अब तुम देखो ये किस तरह से ऑर्डर आता है। मैं जरा ये अभी के लिए मिटा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब जरा ये देखो R3 अब कंजुगेट एसिड देखो ऑफ 2 डिग्री अमाइन। अब कंजुगेट एसिड देखो ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अब देखो अमोनियम आयन, जो कंजुगेट एसिड है अमोनिया का।
ये हमारे पास आया। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर चार हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर चार हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। मतलब ये ज्यादा सोल्यूबल है पानी में, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये ज्यादा बेटर बेस होगा। फिर इस तरह से ट्रेंड डिक्रीज होते जा रहा है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या ट्रेंड आया, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब जरा कंबाइन कर लेते हैं वो तीनों इफेक्ट को। अब इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखो क्या ऑर्डर आया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, ठीक है। और स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया था, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया था, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो एक्वा सोल्यूशन है और उसमें सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टे इफेक्ट आना तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर आया था। अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो एक्वा सोल्यूशन में अमाइंस का बेसिक ऑर्डर आता है। तो ओवरऑल इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास ऑर्डर आता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, ठीक है। ये ऑर्डर आता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।